इकरान एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी। आज मैं नया चैप्टर अर्थात नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाला हूं अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसी के साथ में पॉलिटी अर्थात राज्य व्यवस्था। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, राज्य व्यवस्था को इंग्लिश में पॉलिटी कहा जाता है। अब बात मेरी समझिएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान बना, तो किसी चीज के बनने से पहले उसकी एक क्या होती है, एक रूपरेखा, एक उसकी क्या होती है, एक हिस्ट्री होती है। तो हिस्ट्री के लिए वो बना कैसे, तो संविधान बनने के क्रम को ही क्या कहा जाता है, संवैधानिक विकास कहा जाता है। संविधान का विकास यानी इसको बनने से पहले विकास होगा, किस ऑर्डर में संविधान बन रहा है। ठीक है ना, आपको पता है भारत आजाद 15 अगस्त 1947 को हो गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत कर दिया अर्थात संविधान बनकर तैयार हो गया। और फिर 26 जनवरी सन 1950 को गणतंत्र दिवस अर्थात हमारा संविधान लागू हो गया। ठीक है, अब ये सारी चीजें हैं। विक्ट्री बनाई जा रही है क्या, गोला लग रहा है? अच्छा सुनिए, तो ये जो संविधान का विकास है इसका संबंध इतिहास से किस प्रकार से है, तो बस आपका मैं कुछ समय लूंगा, इसका स्ट्रक्चर आपको बता दूं कि आप पढ़े कैसे, आप अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर लें इसका। ठीक है ना, तो मैं जस्ट उसको मैं बता देता हूं आपको। देखिए क्या है, दो ऐसे भारतीय आधुनिक भारत के इतिहास में ऐसे युद्ध थे जो भारत में अंग्रेजों का देखने का जो दृष्टिकोण होता है, जो नजरिया होता है, वो बदल दिया। वो दो युद्ध कौन से हैं, एक है प्लासी का युद्ध, एक है प्लासी का युद्ध और दूसरा है बक्सर का युद्ध। ये दो युद्ध हैं। ये 1757 की घटना है और ये 1764 की घटना है। आपको पता है बहुत से लोग जो आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ाते हैं वो 1498 से पढ़ाते हैं अर्थात यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों के आगमन से। और कुछ लोग, आपको पता है कि जब एक इरा खत्म होता है तो दूसरा इरा स्टार्ट होता है। जैसे कि प्राचीन के बाद मध्य, तो मध्य के बाद आधुनिक, और जो मध्यकाल का जो एंड पोर्शन है वो कहा जाता है 1707 अर्थात औरंगजेब की मृत्यु के। भाई मेन था मुगल में सबसे लास्ट में अगर पावरफुल शासक कहा जाए तो वो था औरंगजेब। इसकी मृत्यु के बाद में जो मुगल वंश था उसकी शक्तियों का विकेंद्रीकरण होने लगा अर्थात छोटे छोटे राजा महाराजा होने लगे, अपने को स्वायत्त कह दिए कि हम फ्री हैं, आपके अधीन नहीं रहना चाहते और हम अपना अलग शासन सत्ता संभालेंगे। जैसे आप मान लीजिए बंगाल, मुर्शिद कुली खान, उसको आगे बढ़ा दिया, फारूक सिंह ने उसको प्रमोट भी कर दिया कि चलिए आप वहां के नवाब हैं। ऐसे ही अवध का क्षेत्र है, सादत खान। तो ऐसे ही भारत में जो राज्य थे वो अपने को प्रभुत्ता अपने को साबित कर लिया कि हम स्वतंत्र हैं, आपके अधीन नहीं है। ये स्ट्रक्चर होने लगा। तो ये तो औरंगजेब के बाद से इस पीरियड को हम समझ सकते हैं। पर जब 1707 में मुगल औरंगजेब की मृत्यु होने लगी तो भारत में मुगल ताकत कमजोर होने लगी, उसको बांधने वाला कोई नहीं था। और उस समय भारत में ये जो बंगाल का क्षेत्र ये बहुत संप्रभु था। संप्रभु मतलब पैसे की नहीं, समृद्ध, सॉरी कहेंगे इसको, समृद्ध था ये। ठीक है, आर्थिक रूप से समृद्ध था। ठीक है, तो अंग्रेजों का इस पर कब्जा करने का एक मन बना, तो उन्होंने क्या किया कि आपको पता है कि बंगाल में 1757 के आसपास एक शासक था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य में लड़ाई होती है और सिराजुद्दौला हार जाता है, क्योंकि इसके तरफ के जो भी लोग थे वो विश्वासघात करते हैं और इसको हरा देते हैं। फिर जो विश्वासघात करने में एक बंदा था, क्या था, मीर जाफर को शासक बना देते हैं अंग्रेज। आप शासन करिए, चेहरा आपका होगा, कमाई सारी मेरी होगी। ठीक है ना, तो लायबिलिटी अर्थात देयता इनकी रही। मीर जाफर शासन करने लगे
बट जब कुछ समय बाद आपकी नीड नहीं पूरी कर पाएंगे तो आप इनको हटा देंगे, उसकी जगह कोई और को बैठा देंगे। तो फिर किसको बैठा दिया? मीर कासिम को, अंग्रेज। फिर कुछ समय बाद मीर कासिम भी उसकी नीड नहीं पूरी कर पाए, भारतीयों को चुंगी अर्थात जो टैक्स होता है ये बराबर भारतीयों को भी छूट देने लगा अंग्रेजों के साथ साथ। तो अंग्रेज उसको बुरा मान गए कि भाई हम भारत में पकड़ बना रहे हैं पर तुम क्या कर रहे हो भाई, छूट दे रहे हो, गलत बात है। मीर कासिम के बाद में फिर से मीर जाफर को बना देते हैं और भैया ये हो गए गुस्सा, बदला तो मैं लूंगा और पुष्पा झुकेगा नहीं। और ये बंदा क्या किया कि ये कह रहा कि ठीक है मैं बदला लूंगा, और ये चला गया। ये कहाँ का शासक था? बंगाल का। ये चला गया मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से मिला, यानी कि प्लासी का युद्ध हुआ और सिराजुद्दौला हार गया। पर ये युद्ध निर्णायक नहीं रहा, और बंगाल में जिसका शासन हो जाएगा वो पैसे से अगर कोई आर्थिक रूप से अगर समृद्ध है तो वैसे भी समृद्ध हो जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा आने लगा तो हथियार आने लगेगा भाई, रेगुलेट करना आसान हो जाएगा हर एक चीज। भाई इतनी बड़ी सेना अंग्रेजों ने रखी तो कुछ तो होना चाहिए। बस आज मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे स्टार्ट होगा, बट नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक फैक्ट हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। तो मीर जाफर, मीर कासिम, देन मीर जाफर। मीर कासिम को बुरा लगा, मीर कासिम कहता ठीक है भैया मैं झुकेगा नहीं, और मीर कासिम चल देता है। और उस समय आपको पता है भारत में 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, एक बंगाल है, एक है दिल्ली अर्थात भारत में मेन शासक मुगल वंश का, और उत्तर प्रदेश का अवध का क्षेत्र। जनसंख्या के मामले में, सैनिक के मामले में इनकी वैल्यू काफी थी, अवध क्षेत्र जिसको कहते हैं। बंगाल आर्थिक रूप से अगर कह दिया जाए तो बहुत मतलब कि भाई फाइनेंशियली आप यहां स्ट्रांग हो जाएंगे। दिल्ली में अर्थात भारत में शासन का मेन खेल दिल्ली से होगा। अवध सैनिक से भी आप मान सकते हैं, सैनिक। और भाई आर्थिक रूप से ये भी संपन्न था, क्योंकि आपको पता है ये गंगा का जो क्षेत्र है यहाँ पर उपजाऊ और कृषि और कर बहुत मिलता था, बल्कि 1/3 कर इधरी क्षेत्र से आपको मिलता था ओवरऑल देखा जाए तो, ठीक है ना। तो बंगाल से चला कौन? मीर कासिम। दिल्ली में कौन था? शाह आलम सेकंड लिख देता हूं अर्थात द्वितीय। और अवध के क्षेत्र में मैं आपको बता दूं उस समय थे सुजाउद्दौला, एक सिराजुद्दौला और एक सुजाउद्दौला है, ठीक है ना। ये 3 एक तरफ हो गए। 1757 की क्रांति हो चुकी है, सिराजुद्दौला हार चुके हैं। पहले मीर जाफर को बनाया गया, फिर मीर जाफर को हटा के फिर मीर कासिम को बनाया गया, फिर मीर कासिम को हटा के पुनः मीर जाफर को बनाया गया। मीर कासिम बुरा मान के चले आया और एक टुकड़ी अर्थात एक षड्यंत्र रचने लगे अंग्रेजों के खिलाफ कि अपन बदला लेंगे। तो ये 3 क्षेत्र के लोगों को आपस में मिलाया, अपना खुद ही मिला, और एक युद्ध होने वाला है 1764 का। बक्सर बिहार में पड़ता है, बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं, और अंग्रेजों का भारत में जीतना यह तय कर देता है कि अंग्रेज भारत में बहुत प्रभुत्व संपन्न हो गए, अर्थात हर एक चीज में बेस्ट हो गए। जैसे आपको पता है अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे, ट्रेड, और मोनोपॉली थी इनके पास अर्थात एकाधिकार। ट्रेड करने आए। पुर्तगाल में वास्को डी गामा आया, उसने 60 गुना महंगा मसाला बेचा अपने क्षेत्र में, तो लोग वहां के मोटिवेट हुए। बट मोनोपॉली थी कि कुछ समय बाद भाई अभी आप जा नहीं सकते हैं, तो धीरे धीरे लोग प्रलोभन हुआ और लोग आने लगे। तो एक महत्वाकांक्षा जागी, इच्छा होगी कि यार हम भी ट्रेड करेंगे। वैसे ही जो ये युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध, और भारत में इनकी जो सोच थी व्यापार करने की, इस व्यापार की सोच बदल के क्या हो गई? राजनैतिक हो गई। यानी अब भारत में हम शासन करेंगे, और राजनैतिक अगर आप करने लगे, राजनीति करने लगे, शासन करने लगे, तो पूरा भारत आपका। तो आप ट्रेड छोड़िए, आप भारत से ही पूरा कमाएंगे। भाई एक तो छोटी चीज होगी ट्रेडिंग। अपने हिसाब से कानून बनाना, अपने हिसाब से अपने को छूट देना,
चेहरा भारतीयों का रख दीजिए शासक का, जनता विरोध नहीं कर पाएगी और आप लूटते जाइए। यानी भारत के गंगा से सारा चीज निचोड़ के लंदन के टेम्स नदी में आके वो सारा पैसा, अपना धनराशि जो भी था वो गिराते थे, मतलब कि उनको संपन्न करने लगे। इतना संपन्न हो गए कि वहां की औद्योगिक क्रांति छिड़ गई, ये मान के चलिए, इतना आर्थिक रूप से वो समृद्ध हो गए। तो बक्सर के युद्ध हारने में समस्या इस बात की होगी कि बंगाल पे तुम्हारा शासन हो गया, पैसे में भी तुम दिल्ली का शासक, भारत के शासक बन गया, अवध के क्षेत्र में भी तुम शासक हो गया, अर्थात पूरे भारत में इनका वर्चस्व हो गया। यानी कि अब ये भारत में क्या क्षेत्र होने लगे, ब्रिटिश भारतीय एरिया, ब्रिटिश इंडियन एरिया, ये इनके अधिकार क्षेत्र वाली जमीन को कहा जाने लगा। ठीक है, अब यानी कि इनकी जो थॉट थी व्यापार से कहाँ आ गई, व्यापार से आगे इनकी जो थॉट थी कि अपन क्या करेंगे, यहाँ पर राजनीति करेंगे। और भैया राजनीति करोगे, शासन करोगे, तो शासन करने के लिए इतने बड़े क्षेत्र पे क्या बनाना पड़ेगा, आपको कानून बनाना पड़ेगा। तो राजनीति करने के लिए, राजनीति अर्थात आपको शासन करना, शासन करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, रूल बनाना पड़ेगा, यानी कि नियम बनाना पड़ेगा। और इस नियम को बनाते ही आप भारत में किस चीज का विकास होने लगा, संविधान का विकास की रूपरेखा का ये बेस स्टार्ट कर देता है। और जो शासन कर नियम बनाने का काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कर रही थी। और सबसे पहला जो नियम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब रेगुलेट अर्थात शासन कैसे किया जाए उस क्षेत्र में, और ये विशेषकर बंगाल क्षेत्र को टारगेट करके बनाया गया। ठीक है ना, तो बस यहीं से आपके चालू हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट। फिर आपके जस्ट इसके बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आ जाएगा। जस्ट उसके बाद में आप 1813 का एक्ट पढ़ लेंगे चार्टर, फिर 1833 का पढ़ लेंगे, फिर 1853 का पढ़ेंगे एक्ट, देन 1858। मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, आपको देखना कैसे है भाई। एक बार आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बन जाएगा तो आप जस्ट नेक्स्ट सेशन में आप पूरा कनेक्ट कर लेंगे। 1858 का एक्ट हो, फिर 1861 का एक्ट हो जिसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति इवन दे दी हो, या भारत में 3 प्रेसिडेंसी बना दी गई हो, हाई कोर्ट बना दिया गया है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बहुत से क्षेत्र में हाई कोर्ट बना दिए गए, विश्वविद्यालय बनाए गए, तो 1861 का एक्ट हो। इसके बाद में 1878 का, फिर आपके बाद में 1909 का है, फिर 1919 का है, फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम, अर्थात यही इसी को क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात लघु संविधान। यानी संविधान का लगभग पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ मिल जाएगा, लगभग 70% यहीं से ले लिया गया। उसके लगभग 321 अनुच्छेद के आसपास, आर्टिकल के आसपास। फिर उसके बाद में 1947 में आप देश आजाद कर लेंगे, संविधान सभा का गठन करना होगा। फिर आप क्या करेंगे, उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया जाएगा जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से, और एक अंतरिम सरकार का गठन हो जाएगा। उसी अंतरिम सरकार के गठन के जो लोग होंगे, अधिकांश लोग 1947 के मंत्रिमंडल में ले लिए जाएंगे। 1947 के बाद में आपकी संविधान सभा में क्या करने की, संविधान सभा का काम क्या हो जाएगा, संविधान बनाना। फिर 26 नवंबर संविधान जो 26 नवंबर सन 1949 को आपका संविधान अंगीकृत कर दिया जाएगा, और 26 जनवरी सन 1950 को आपका संविधान भारत में लागू हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रक्चर आपका रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करने का। ठीक है, मैंने अपनी बात आपके सामने रखी। बस एक बहुत मैं 1 मिनट में आपको रिकॉल कर दूं कि आप कैसे दिमाग में इसको बनाइए। संविधान का विकास फाइनली आप मान के चलिए ये 2 युद्ध तय कर देते हैं। ये प्लासी का युद्ध निर्णायक नहीं रहा, किंतु बक्सर का युद्ध ये निर्णय कर देता है कि भारत में अब शासक कौन होगा, अंग्रेज होंगे, और शासक हो जाएंगे तो ये अपने लिए कानून बनाएंगे, कानून बनाएंगे तो यानी कि एक्ट बनाना चालू कर देंगे। तो एक्ट में सबसे पहले आपका रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, और इसी से संविधान का विकास स्टार्ट हो जाता है, और ये फाइनली 1935 तक आपका चलेगा। फिर 1947 आपका देश आजाद हो जाएगा, संविधान बन जाएगा, संविधान लागू हो जाएगा, फाइनली आपका खत्म। फिर आप क्या कर लेंगे, तो संवैधानिक विकास में आपको मैं संवैधानिक विकास के बाद में, संवैधानिक विकास के जस्ट बाद आपको मैं अपन क्या पढ़ाएंगे, अनुच्छेद पढ़ाएंगे, अनुसूची पढ़ाएंगे। ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कितने भाग हैं, क्या फैक्ट हैं, किसने बनाया, किसने क्या कहा।
आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा, केसी वियर ने कहा क्या कि अर्धसंघात्मक भारत को किसने कहा, भारत को लचीला एवं कठोर संविधान किसने कहा, संविधान की आत्मा किस विचारक ने कौन से दिए। तो ये सारी चीजें हैं। इन्हीं फैक्ट के साथ में मैं आपको कंसेप्ट दोनों लेकर आपको चलूंगा, ठीक है ना। तो आपका मतलब जो भी आपका एग्जाम 1-2.2 जैसे आपका इवन लेखपाल है, तो भाई ये फैक्ट ओरिएंटेड एग्जाम है, सुपर टेट फैक्ट ओरिएंटेड एग्जाम, यानी कि आपको मैं बता दूंगा आर्टिकल 12 से 35 क्या कहता है, तो आप बता देंगे सर ये फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार है। भाई कहां से लिया गया, आप बता देंगे सर ये अमेरिका से लिया गया। फंडामेंटल ड्यूटी कहां से लिया गया, ऐसे फैक्ट आपके एग्जाम में बनते हैं। पर कुछ जैसे स्पेसिफिक शब्द है, जैसे गणराज्य क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या है, क्या ये दोनों समानार्थी तो नहीं, गणतंत्र लोकतंत्र, ठीक है ना। तो ऐसे संप्रभुता क्या होती है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, क्या दोनों सेम है कि अलग हैं। तो ऐसी चीजें, ये टर्म्स होता है, हर एक सब्जेक्ट का अपना स्पेशल शब्द होता है, उसी की वजह से वो सब्जेक्ट अपना स्पेसिफिक रोल अदा करता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो अपन अब काम क्या करेंगे, जस्ट इसके बाद में कल से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या करेंगे, संविधान का विकास चालू कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपको चीजें अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।